तो पिछले दिन क्या पढ़े थे? हार्मोन एक्सक्रीशन, किडनी वाला। किडनी वाला क्या था? एक्सक्रीशन। रिवीजन किए हैं उसका? हेडिंग बनाएंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब उसकी सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं? कंट्रोल्ड होती हैं। होता है? नहीं होता? होता है ना। तो एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होता है? जैसे अगर ह्यूमन में बात किया जाए, एनिमल में या किसी ह्यूमन में, तो हम लोगों के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन, दो चीजें हम लोगों के बॉडी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराती है। हार्मोन कराता है और नर्वस सिस्टम कराता है। प्लांट जो है, उस प्लांट में नहीं हार्मोन होता है और नहीं नर्वस सिस्टम होता है। प्लांट में दोनों नहीं होता। हार्मोन होता है क्या? नहीं होता है। होता है। क्या नहीं होता? नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट भी अपना एक्टिविटी मेंटेन करता है? नहीं करता है। प्लांट का क्या क्या एक्टिविटी मेंटेन होता है? जैसे पुराना पत्ता पेड़ से टूट के अलग हो जाएगा, पेड़ पर नया पत्ता लग जाएगा। होता है। फल पक जाता है, पौधों की लंबाई बढ़ती है, कुछ पौधे में गति भी होता है, ट्रॉफिज्म जिसको बोलते हैं। तो पौधा का भी एक्टिविटी क्या होता है? कंट्रोल होता है। लेकिन ह्यूमन का एक्टिविटी जैसे कंट्रोल होता है, पौधा का उस तरह से कंट्रोल नहीं होता है। दोनों में क्या है? अंतर है, चेंज है। हम लोगों का एक्टिविटी का अगर बात किया जाए तो हम लोगों का सारा एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन कर रहा है? हार्मोन। नर्वस सिस्टम और हार्मोन। नर्वस सिस्टम हमेशा काम करते रहता है, चाहे वो ऐच्छिक क्रिया हो चाहे अनैच्छिक क्रिया हो, वोलेंट्री एक्शन हो या इनवोलेंट्री एक्शन हो। वोलेंट्री एक्शन किसको कहा जाता है? जो हम लोगों के कंट्रोल में है। इनवोलेंट्री किसको कहते हैं? जो कंट्रोल में नहीं है। तो जितनी मांसपेशीय गतिविधियां हैं, मस्कुलर एक्टिविटी, वो सब कैसे एक्शन में आएंगा? वोलेंट्री में। जैसे हाथ उठाने का मन कर रहा है तो हाथ उठ रहा है, पैर बढ़ाने का मन कर रहा है पैर बढ़ रहा है, गर्दन हिलाने का मन कर रहा है गर्दन हिल रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हुए अपने आप गर्दन घूम गया, अपने आप ऐसे हो गया? नहीं हो रहा है। तो ये आपका कैसा एक्शन है? वोलेंट्री एक्शन है। अब कुछ एक्शन है जो इनवोलेंट्री है। ठीक है। जैसे आंख का जो मसल्स होता है, इनवोलेंट्री एक्शन है। पलक आप नहीं चाहोगे फिर भी क्या होगा? बंद होगा, खुलेगा। हार्ट आप नहीं चाहोगे फिर भी ब्लड को पंप करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं भी चाहोगे तब भी उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिससे छोटी आंत में फूड पास होते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो ये सब कैसा एक्शन है? इनवोलेंट्री, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग जगे भी रहें या फिर सोए भी रहें, फिर भी हम लोगों का नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करते रहता है। जैसे आप खूब गहरे नींद में सोए हुए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर का कोई मैसेज आपको नहीं मिल रहा है, मिल ही रहा है। मान लो आप खूब एकदम नींद में सोए हुए हैं, रात का 12-1 बज रहा है, उसी समय आपके बेड पर जिस पर आप सोए हैं आपका रूममेट कपड़ा आयरन करने लगा, जिस पर आप सोए हुए हैं। अब प्रेस आप ही में सटा दिया, कपड़ा आयरन करते करते सटा दिया, तो क्या होगा? सोए रहिएगा कि उठिएगा? सोए रहोगे? क्या जाओ जग जाओगे तुरंत? क्यों जग जाइएगा? आपको तो पता नहीं चलना चाहिए था आप सोए हुए हैं। क्या तो आपका स्किन जो है वो मैसेज को ब्रेन को भेज देता है तुरंत, फिर ब्रेन अपना डिसीजन भेज देता है कि क्या काम करना है। तो ये कैसा एक्शन है? वॉलेंट्री कि इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री एक्शन है। समझ में आ रहा है? आप नहीं भी चाह रहे हो फिर भी वो एक्टिविटी आपका शरीर वो है मैसेज जो है वो ट्रांसफर करा देता है। तो दो तरीके का एक्शन होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो पहले हम लोग देखेंगे प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए दो चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पादप अपना नियंत्रण अनुवर्तन, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रॉफिज्म, और हार्मोन द्वारा
करते हैं। अनुवर्तन या ट्रॉफिज्म किसे कहा जाएगा? इसमें लिखिएगा बाह्य उद्दीपन स्टिमुलाई के कारण पौधों में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। बाह्य उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। हो गया। तो पौधा में लिख दिए हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, एक अनुवर्तन से और एक हार्मोन से। तो अनुवर्तन का मतलब समझ गए। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलाई को अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझे तो स्टिमुलाई को क्या कहते हैं? डिस्टर्ब करना। पौधे को बाहर से कोई स्टिमुलाई दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है, गति करता है। और वही मूवमेंट क्या कहलाता है? ट्रॉफिज्म कहलाता है। समझ में आया? जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, पीछे से आपका जो दोस्त है वो कलम से आपको खोद रहा है, तो आपको क्या कर रहा है? स्टिमुलाई दे रहा है। क्या कर रहा है? स्टिमुलाई दे रहा है, उद्दीपन दे रहा है। तो उद्दीपन दे रहा है तो आप घूम के देखिएगा कि कहते रहिए खोदते रहो, हमको मतलब नहीं है। घूम के देखिएगा ना जी, तो जो गति आप की है उस गति को क्या बोलेंगे? अनुवर्तन बोलेंगे। तो प्लांट को भी बाहर से कुछ स्टिमुलाई मिलता है, उस डायरेक्शन में वो घूम जाता है, उसी घुमाव को क्या बोलते हैं? अनुवर्तन बोलते हैं। हाँ हाँ, बहुत चालाक हो तुम। चलो पहला लिखो। पहला अनुवर्तन का प्रकार है प्रकाश अनुवर्तन। किसका? फोटोट्रॉफिज्म ना जी, इसको फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं। दिखाइएगा क्वेश्चन, इसमें लिखिएगा डैश दे करके। पौधों का सूर्य के प्रकाश की दिशा में, पौधों का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति, पौधों का सूर्य के प्रकाश की दिशा में, एग्जाम्पल सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, कौमा शाकीय पौधों का अग्रभाग, शाकीय पौधों का अग्रभाग, एपिकल पार्ट ऑफ हर्ब्स, शाकीय पौधों का अग्रभाग। ठीक है, सूरजमुखी के फूल को देखेंगे, सुबह में पूरब दिशा में रहेगा, शाम में घूमते घूमते पश्चिम में आ जाएगा, तो वो ट्रॉफिज्म क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉफिज्म, प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। ठीक है, पौधा तीन तरह का होता है, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, अग्रभाग। ठीक है, अब शाकीय पौधा का मतलब क्या है? जैसे मटर क्या है? शाकीय पौधा है। ठीक है, सरसों क्या है? शाकीय पौधा है। तो उस पौधे का जो टेंड्रिल्स होता है जिस पर मटर लगा हुआ है, वो भी क्या दिखाता है? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, यानी सूर्य के प्रकाश की दिशा में क्या होते रहेगा? घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पौधों के अग्रभाग में कौन सा अनुवर्तन दिखाई देता है, तो प्रकाश अनुवर्तन। ठीक ना। दूसरा, दूसरा लिखिएगा जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म। इसमें लिखिएगा पानी के धारा की दिशा में पौधों की गति, पानी के धारा की दिशा में, पानी के धारा की दिशा में पौधों की गति। ठीक है, जिधर से पानी का फ्लो होगा, पानी जैसे जैसे बहते रहेगा उसी डायरेक्शन में प्लांट क्या करेगा?
मूवमेंट करेगा। तो इसका एग्जांपल लिख लेना, जलकुंभी। जलकुंभी, जलकुंभी नहीं, मछली खाते हैं तो मछली कोना पतई पर रखता है। उसी को जलकुंभी बोलते हैं। ठीक है, जलकुंभी, हाँ। क्या बोलते हैं? लील। छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, लोटस, कमल। कमल, पैसा पौधा, मनी प्लांट। उसको मिट्टी में लगाने का जरूरत नहीं, आप बॉटल में रख दीजिए, खाली पानी में रख दोगे, वो सूखेगा नहीं। वृद्धि भी करेगा, गति भी करेगा। हाँ, पानी में मिनरल्स है नहीं, पानी में खनिज नहीं है। हाँ, तो डब्बा में आप रख सकते, जलकुंभियों को आप डब्बा में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को जलकुंभी लाइए, डब्बा में रख ले। हाँ, तो आप करा उसको नदी में रख दो, फ्लो करेगा। जितने जलीय पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट, सब हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट का, सब एक्वेटिक प्लांट में होगा। तीसरा लिखिएगा, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म, डैश देकर लिखिएगा। पौधों में जड़ का, पौधों में जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि। पौधों में जड़ का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि। पौधों में जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि, मतलब समझ में आया? नहीं आया? जैसे मान लो कोई गमला है, इस तरह से लगा दो, इस गमला को ऐसे रख दो उल्टा करके, ठीक है, इसमें कोई पौधा लगा हुआ है, तो पौधा का जो अग्रभाग होगा, एपिकल पार्ट, ये कैसा मूवमेंट दिखाएगा? फोटोट्रॉफिक। ये किधर मुड़ेगा? सूर्य के प्रकाश की दिशा में। और जो इसका जड़ होगा वो हमेशा किधर मुड़ेगा? नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, जड़ हमेशा कौन सा मूवमेंट दिखाता है? जियोट्रॉफिक मूवमेंट, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, और अग्रभाग क्या दिखाता है? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, प्रकाश अनुवर्तन। हाँ, तो ये नीचे नहीं जा रहा था, कहाँ जा रहा है? पौधे का जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति, यही ना लिखे हैं? तो जड़ गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? ऊपर थोड़ा लग रहा है, नीचे ही ना जा रहा है जी। हाँ, धूप लग गया है आपको। चौथा लिखना, कंपना कुंचन। कंपना कुंचन, थिग्मोट्रॉफिज्म। कंपना कुंचन, थिग्मोट्रॉफिज्म। हो गया? डैश दे करके इसमें लिखिएगा, मिमोसा पुडिका। मिमोसा, मिमोसा पुडिका। हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना, छुई मुई। टच मी नॉट लिखते हैं उसको, टच मी नॉट। छुई मुई का पौधा का कहते हैं, लाजवंती हिंदी में कहा जाता है इसको। इसका हिंदी नाम है लाजवंती। लिखिएगा, मिमोसा पुडिका पौधे को छूने पर, पौधे को छूने पर, छूने पर उसके तना में, उसके तना में जल का, उसके तना में जल का स्फीति दाब, स्फीति दाब, जल का स्फीति दाब, टर्जिड प्रेशर, स्फीति दाब, टर्जिड प्रेशर बदल जाता है। स्फीति दाब बदल जाता है, जिससे, जिससे उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, जिससे उसके पत्ते मुरझा जाते हैं।
समझ गए? तो परीक्षा में आएगा तो ये नहीं लिखेगा छुई मुई, क्या लिखेगा मिमोसा पुडिका। तो बोटेनिकल नेम याद रखना है इसका। आम बोल चाल की भाषा में छुई मुई बोला जाता है। तो इकलौता ही हमें लग रहा है कि यही होगा छुई मुई ही जिसमें कंपना कुंचन दिखता है। और भी कुछ होता है क्या? छूने पर उसका पत्ता क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। घास जैसा होता है छुई मुई, देखे हो? घास के तरह होता है, एकदम छोटा छोटा पत्ता। अरे वो हर्ब्स ही है, घास के तरह फैला रहता है। पेड़ होता है क्या उसका? सर्ब्स नहीं है, हर्ब्स है। अरे तो सर्ब्स में नहीं आएगा, हर्ब्स ही है। हाँ नहीं है, झाड़ में नहीं। तो वो समझ गया। तो वो क्या इसमें आएगा? हर्ब्स में आएगा। उसका पत्ता, अब घास का मतलब है जो घास आप दूब देखे हैं उसी को घास कहते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ तो, बांस को, बैम्बू को किस में रखा गया है? हाँ? घास है। बैम्बू जो होता है वो क्या होता है? घास है। तो घास का मतलब आपके दिमाग में दूब की बात हम कर रहे हैं ना? नहीं, बैम्बू जो है इसको भी घास में रखा जाता है, ये भी ग्रास ही है। तो हाँ, ट्री में डिफरेंस, ट्री को हम लोग वुडी प्लांट बोलते हैं जिसमें लकड़ी है। हर्ब्स का मतलब हो जाता है जो इसमें शाक है। सर्ब्स का मतलब जो झाड़ी में फैलता है। जैसे अंगूर क्या है? सर्ब्स है। और भी सर्ब्स बताओ, जैसे तुलसी भी सर्ब्स में आएगा, अंगूर सर्ब्स में आएगा, ठीक है। रोज भी आएगा सर्ब्स में। हाँ, अनार भी सर्ब्स है, वो ट्री नहीं है। हाँ, तो सब सर्ब्स है, ठीक है। तो पानी का क्या हो जाता है? स्फीति दाब बदल जाता है उसके तना में, जिससे पत्ता मुरझा जाता है। फिर थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, स्फीति दाब नॉर्मल हो जाएगा, पत्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मुरझा गया परमानेंट, पत्ता फिर ठीक हो जाता है। चलिए, तो 4 गो ट्रॉफिज्म हो गया, पांचवा लिखना। पांचवा लिखिएगा, रसायन, रसायनुवर्तन, कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म, रसायनुवर्तन, कीमोट्रॉफिज्म। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। पराग नलिका के भीतर, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब, पराग नलिका के भीतर पराग कणों का, पराग कणों का बीजांड को निषेचित, बीजांड ओव्यूल, पराग नलिका के भीतर, क्या हाली बोले, पराग कणों का पराग नलिका के भीतर, लिखो ना जी, पराग नलिका के भीतर, पराग कणों का पराग नलिका के भीतर, दुहली पराग कण का लिख रही हैं आप? ये सब एक बार में नहीं सुनता है। पराग नलिका के भीतर बीजांड को निषेचित करने हेतु होने वाली गति हो गया। पराग कणों का पराग नलिका के भीतर बीजांड को निषेचित करने हेतु होने वाली गति। अब न बताएंगे मतलब, पहले ही मतलब। फूल जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसको बोला जाता है? फूल को। किसे बोलेंगे? फूल को, याद रहेगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? फूल, याद रखोगे, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम तुमको पत्ता बोल रहे हैं, हम फूल ना बोले तो तुम्हारे दिमाग में पत्ता कहाँ से आ रहा है?
हम क्या बोल रहे हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवित रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण भाग याद हो गया, फूल। जिस फूल में, जिस पौधा में फूल होगा उस पौधा में जनन कौन सा होता है, लैंगिक जनन। जिस पौधा में फूल होगा उसमें जनन कौन सा होगा, लैंगिक जनन। फूल क्या होता है, पौधे का जनन अंग। पौधे के जनन अंग को क्या बोलते हैं, फूल, फ्लावर कहा जाता है। ध्यान से इसको समझिएगा। देखो ये व्हाइट कलर से जो बीच में देख रहे हो, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एस्टिग्मा। क्या बोलेंगे, एस्टिग्मा। यह बीच वाला भाग स्टाइल, और इसे ओवरी। ठीक है, इन तीनों को मिला करके फूल का मादा जनन भाग बनता है। बीच में बोलना मत, चुपचाप समझो। स्त्री केसर, इन तीनों को मिला करके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला करके फूल का मादा जनन भाग बना स्त्री केसर। ये वाला जो भाग देख रहे हो उसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोला जाता है एंथर। फिलामेंट और एंथर मिलकर के फूल का नर जनन भाग बनाता है, जिसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे, पुंकेसर। याद रखना है, जिस फूल में पुंकेसर प्लस स्त्री केसर दोनों उपलब्ध हो उस फूल को बोला जाता है डायोसियस फ्लावर, या फिर द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प बोला जाता है। और जिसमें दोनों में से केवल एक रहेगा, या तो पुंग केसर या फिर स्त्री केसर, उसे बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। ठीक है, अभी समझो पहले, अभी लिखोगे बाद में दोबारा तो समझाएंगे ही नहीं, छटपटाते रहना बाद में। देखो यहां पर ये जो एंथर है, इस एंथर में फूल का नर युग्मक बनता है, मेल गैमिट। मेल गैमिट के रूप में क्या बनता है, परागकण। क्या बनेगा, परागकण। परागकण जो है वो पुष्प का क्या है, मेल गैमिट, नर युग्मक होता है। कौन बनाता है, एंथर। यहाँ जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर मादा युग्मक बनेगा, और इस मादा युग्मक को कहेंगे हम लोग बीजांड, ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर क्या बना, बीजांड, और यहां पर एंथर के अंदर क्या बना, परागकण। अब यहां से परागकण उठा, और ये परागकण उठ करके स्टिग्मा पर आ गया। एंथर से कहां आया, स्टिग्मा पर। इस विधि को कहा जाता है परागण, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पौधों का एंथर से, फूल में एंथर से स्टिग्मा पर परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। अब यहां पर परागकण पहुंच गया, अब उस परागकण को, बीजांड को निषेचित करने के लिए इसके अंदर से यहां तक उतरना पड़ेगा। तो होगा क्या, यहां पर एक पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। यहां जो है एक पॉलन ट्यूब बनेगा, जिसको पराग नलिका कहते हैं, पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब से क्या नीचे उतरेगा, परागकण। और परागकण जब नीचे आएगा तो वो परागकण जाके किससे के साथ जुड़ जाएगा, बीजांड। बीजांड प्लस परागकण, इसी को ना निषेचन बोलेंगे। और जब दोनों मिल जाएगा, निषेचन हो जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, बीज का। किसका निर्माण होगा, बीज का। हो गया फूल में रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो बना बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। तो आपने लिखा है परिभाषा में कि इस पराग नलिका के भीतर बीजांड की गति, इस पराग नलिका के भीतर परागकण की गति क्या कहलाता है, रसायनुवर्तन, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। नहीं समझ में आया, आ गया। अब यहां से पॉलन ग्रेन जो है, परागकण उठ करके कहां जा रहा है, एंथर से स्टिग्मा पर। तो इसको अपने से ही नहीं जाता है, कोई इसको लेके जाता है। समझ में आ रहा है, इसे कोई क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो इसे कौन कौन लेकर के जा सकता है, तो इसको लेकर के जा सकता है, कुछ फैक्टर होता है। अगर पक्षी के द्वारा जा रहा है परागकण, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिलस, ऑर्निथोफिली। अगर हवा के द्वारा परागकण जा रहा है तो उसको कहा जाता है एनिमोफिली, एनिमोफिली। अगर चमगादड़ के द्वारा ले जा रहा है तो उसको बोला जाता है
काइरेप्टोफिली, अगर जंतु के द्वारा जा रहा है जूफिली, अगर और कौन बच रहा है, पानी के द्वारा जा रहा है हाइड्रोफिली। समझ में आया? तो ये जो है वो परागण करने के एजेंट हैं, इसको बोला जाता है पॉलिनेशन एजेंट। ये जो है वह है पॉलिनेशन एजेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? गाइनोसियम, फिलामेंट, एंथर, ऊपर वाला एंथर है, ये वाला एंथर, कुछ इक्वल टू का। जिस फूल में एंड्रोसियम, इसको पुंकेसर को कहते हैं एंड्रोसियम, स्त्री केसर को गाइनेसियम, जिस फूल में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों है उस फूल को बोला जाता है डायोसियस फ्लावर। ठीक है? और जिस फूल में केवल पुंकेसर है या केवल स्त्री केसर है उसको बोला जाता है मोनोसियस फ्लावर, एक लिंगी फूल। हाँ, द्विलिंगी पुष्प।
लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। अगला पॉइंट, यदि यदि फूल एक लिंगी हो तो उसमें पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कॉमा यदि फूल द्विलिंगी हो यदि फूल द्विलिंगी मतलब डायोसियस यदि फूल द्विलिंगी हो तो उसमें स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है। लिख लिए। अब देखो पॉलिनेशन कितना तरह का होगा, दो तरह का। पहला क्या होगा, सेल्फ, और दूसरा क्रॉस। एक लिंगी, इस फूल को क्या लोग बोलोगे, एक लिंगी की द्विलिंगी, द्विलिंगी, ठीक है। और जिस फूल में केवल मान लो गाइनोसियम है या केवल एंड्रोसियम है उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी। तो जिस फूल में इन दोनों में से केवल एक हो उसमें पॉलिनेशन किस तरह से होगा, तो दूसरे फूल से पॉलन ग्रेन उठ करके इस पर आया। तो यदि एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। एक फूल से दूसरे फूल पर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक लिंगी फूल में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें केवल एंथर है या केवल स्टिग्मा है। और द्विलिंगी फूल जो होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें दोनों जनन अंग उपस्थित हैं। समझ में आया। तो पॉलिनेशन कितने तरह के, दो तरह के, सेल्फ एंड क्रॉस। क्लियर हो गया। अभी समझ लो जितने लोगों को समझ में नहीं आया, दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर जो है ये जो येलो कलर से देख रहे हो यह फूल का नर जनन भाग है, यह फूल का मादा जनन भाग है। नर जनन भाग का दो भाग होता है, अंग्रेजी चुपचाप याद करो, एंथर और दूसरा फिलामेंट, यह दोनों नर जनन भाग है। मादा जनन भाग तीन है, पहला एस्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। ठीक है, ये तीनों मिलकर के मादा जनन भाग बनाया, स्त्री केसर। और यह दोनों एंथर और फिलामेंट मिलकर के पुंकेसर। अब जैसे मनुष्य में कंसीडर करो, मनुष्य में नर युग्मक को कौन सी कोशिका बोलते हैं, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल बोलते हैं। और मादा युग्मक को अंडाणु कोशिका, ओवम सेल बोलते हैं ना। ये मादा युग्मक, ये नर युग्मक। तो वैसे ही फूल का यहां पर नर युग्मक बनेगा, और फूल का जो नर युग्मक होता है उसको बोला जाता है परागकण। क्या बोला जाता है, अभी लिखने के चक्कर में चलो समझो। अभी क्या बोलेंगे, परागकण। परागकण क्या हो गया, नर युग्मक। और जैसे मनुष्य में अंडाणु मादा युग्मक है, फूल में मादा युग्मक क्या बनेगा, बीजांड। तो जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है तो मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर मनुष्य में निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मक बनता है ना, युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो वैसे यहां पर भी जाइगोट बनेगा। तो यहां पर जब बीजांड से परागकण मिल गया तो जाइगोट के रूप में क्या बन रहा है, बीज बन रहा है। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब जैसे किसी फूल का आप तना काट करके लगा दिए, जिसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग, गुलाब का तना काट के लगा दिए, तो उसमें ये सब काम नहीं हो रहा है।
अलैंगिक जनन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये क्या है, लैंगिक जनन है। हाँ, उसमें लैंगिक जनन होगा। समझ गए? अब देखिए गुलाब में भी तो फूल है, वहां पर भी हो सकता है। तो एक और मेथड है तना काट के भी लगाना, वो अलैंगिक जनन का भाग हो गया। वो कर सकता है, फ्लावर से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन उसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि हो सकती है। कोई दिक्कत इसमें अब नहीं ना? तो यहां से पॉलन के नूट करके वहां पर किसके किसी ना माध्यम से ना जाएगा, खुद से तो जाएगा नहीं। तो हवा के पक्षी से जाएगा तो ऑर्निथोफिली, हवा से जाएगा तो एनिमोफिली, चमगादड़ से काइरेप्टोफिली, जंतु से जूफिली, और पक्षी पानी से जाएगा तो हाइड्रोफिली। ठीक है? तो पूछेगा कि पक्षी से होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली। पानी बोले, पानी से होने वाला। अच्छा, तो पक्षी से हो जाएगा ऑर्निथोफिली, पक्षी से ऑर्निथोफिली। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? पांचों ट्रॉफिज्म समझ में आ गया? पहला क्या था? फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म प्रकाश की दिशा में, हाइड्रोट्रॉफिज्म पानी के धारा की दिशा में, जड़ में कौन सा होगा? जियोट्रॉफिज्म, छुई मुई के पौधे में कौन सा होगा? थिगमोट्रॉफिज्म, और पराग नलिका के भीतर परागकण की गति कीमोट्रॉफिज्म। ठीक है, अगला पॉइंट, पौधों में निम्न हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पौधों में निम्न हार्मोन होते हैं। निम्न हार्मोन होते हैं, पहला ऑक्सिन, पहला लिखिएगा ऑक्सिन। इसे वृद्धिवर्धक हार्मोन कहते हैं, इसे वृद्धिवर्धक हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, वृद्धिवर्धक हार्मोन कहते हैं, कॉमा, यह पौधों के शीर्ष भाग, एपिकल पार्ट, यह पौधों के शीर्ष भाग पर होता है, शीर्ष भाग पर होता है, जो लंबाई की वृद्धि करता है, जो लंबाई की वृद्धि करता है। अब जैसे मान लो यहां पर कोई लीफ है, पत्ता है, तो लीफ को आप देखिएगा, लीफ के ऊपर में नोड निकला रहता है पतला सा, हाँ? तो यह पत्ता का क्या कहलाएगा? अग्रभाग। क्या कहलाएगा? अग्रभाग। इस अग्रभाग पर कौन सा हार्मोन मिलेगा? ऑक्सिन। ये पत्ता की लंबाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तना है, स्टेम है, तो तना में सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? अग्रभाग। जड़ है, तो जड़ में मूल रोम निकला रहता है, तो मूल रोम का सबसे ये क्या कहलाएगा? अग्रभाग। तो जहां जहां अग्रभाग होगा वहां वहां ऑक्सिन, और क्या करेगा? लंबाई को बढ़ाएगा, लेंथ प्रमोटर हार्मोन है। क्लियर? दूसरा जिब्रेलिन, गिब्रेलिन मत पढ़िए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हो गया, डैश देकर के लिखना। इसकी खोज, इसकी खोज जिब्रेला नामक कवक से हुई थी, जिब्रेला, जिब्रेला नामक कवक से हुई थी, कवक माने फंजाई, जिब्रेला नामक कवक से हुई थी, कौमा, यह बीज के सुसुप्तावस्था, बीज के सुसुप्तावस्था माने डोरमेंसी फेज, बीज के सुसुप्तावस्था को तोड़ता है, बीज के सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। समझ में आया? जैसे मान लो ये बीज है, ठीक है, बीज का सबसे बाहरी भाग जो होता है ना, बहुत मजबूत टिश्यू होता है। प्लांट का सबसे मजबूत टिश्यू किसको बोलते हैं? स्केलेरन काइमा। किसे बोला जाता है? स्केलेरन काइमा। उससे बना रहता है बीज का बाहरी आवरण। जैसे नारियल का जो छिलका होता है वह भी किसका है? स्केलेरन काइमा का। अखरोट का छिलका किससे बना रहता है? स्केलेरन काइमा। उसी से बीज का बाहरी आवरण बना है। तो किसान बीज को मिट्टी में डाल दिया, तो जब तक बीज में से पौधा नहीं निकला है तब तक उस बीज को कहेंगे कि डोरमेंसी फेज में है, सुसुप्तावस्था में है। और जब इससे पौधा निकल गया, डोरमेंसी खत्म हो गया।
समझ में आ रहा है? तो इस स्क्लेरिन काइमा के आवरण को कमजोर बनाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन। और स्क्लेरिन काइमा को तोड़ करके इससे पौधा को बाहर निकाल देता है। समझ में आया? तो बीज के सुसुप्तावस्था को कौन नष्ट करेगा? जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा, थर्ड, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसमें लिखेंगे यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कॉमा, इसके छिड़काव से, इसके छिड़काव से क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता तथा पत्ते अधिक समय तक, पत्ते अधिक समय तक हरे रहते हैं, पत्ते अधिक समय तक हरे रहते हैं। चौथा लिखिएगा, एब्सिसिक एसिड। लिखाएंगे आगे, अभी जस्ट हो गया। एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट में इसको कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि अगर मान लो घर पे कोई पौधा खरीद करके ले आए, ठीक है, जैसे पौधा आप बाजार से खरीदते हो, 2 दिन बाद लगाना है आपको, तो उस पर क्या मारेगा? एब्सिसिक एसिड, सॉरी साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन मारेगा तो पत्ता हरा रहेगा, ठीक है, सूखने नहीं देगा पत्ता को उसमें क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देगा। और क्लोरोफिल अगर नष्ट नहीं होने देगा तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, थोड़ा थोड़ा जड़ में पानी मारते रहेगा, फोटोसिंथेसिस करते रहेगा। तो किसके छिड़काव से पत्ते अधिक समय तक हरे रहेंगे? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन का काम कौन करेगा? साइटोकाइनिन। चलिए ठीक है, एब्सिसिक एसिड में लिखिएगा, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, कॉमा, इसके छिड़काव से, इसके छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, इसके छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पत्ता है, ये पत्ता पुराना हो गया, पुराना होगा तो इसके डंठल में क्या जमा होने लगेगा? एब्सिसिक एसिड, और ऑटोमेटिक ही पत्ता टूट के गिर जाएगा। या फिर उस पर थोड़ा सा भी एब्सिसिक एसिड कृत्रिम बना करके छिड़क देंगे, पत्ता सब टूट के गिर जाएगा। वृद्धि वर्धक हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सिन को। किसे बोलते हैं? ऑक्सिन को। और वृद्धि रोधक हार्मोन किसे बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड को। समझ में आया? ये वृद्धि को करेगा, ये वृद्धि को रोक देगा। समझ गए? पांचवा लिखिएगा, एथाइलिन। इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। अगला पॉइंट, इसका कृत्रिम रूप, आर्टिफिशियल फॉर्म, इसका कृत्रिम रूप एसीटिलीन, एसीटिलीन होता है, एसीटिलीन होता है। इसका कृत्रिम, 3 बार बोले हैं एसिटिलीन, इसका कृत्रिम रूप एसिटिलीन होता है। अगला पॉइंट, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है।
यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। समझ में आया? सारे हार्मोन तरल हैं, ठीक है। और याद रखोगे, पेड़ से कभी भी हार्मोन को निकाल नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि पेड़ के अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती है। जैसे हम लोगों से हार्मोन निकाल सकते हैं, हम लोगों के पास ग्रंथि है, पेड़ के पास कोई ग्रंथि नहीं है, तो उससे हार्मोन कभी बाहर निकलेगा नहीं, वो नेचुरल उसके बॉडी में है। लेकिन कृत्रिम रूप से इसका हार्मोन हम लोग बना लेते हैं, लैब में तैयार कर लेते हैं। समझ में आया? तो पेड़ पर जो फल पक रहा है, पेड़ पर ही जो फल पका उसको कौन पकाएगा? एथाइलिन। पेड़ पर फल पका तो एथाइलिन। अब आप कच्चा फल तोड़ लिए, उसको पकाना है तो कार्बाइड में डालिएगा। कार्बाइड समझते हैं ना? हाँ, तो कार्बाइड में डाल, केमिकल थोड़ी होता है, वो पत्थर होता है इतना बड़ा बड़ा, उसको कपड़ा में बांध के रख दिया जाता है फल में। हाँ, कार्बाइड से बम बनाएंगे तो बम हो गया। पत्थर की तरह मिलता है, स्टोन जैसा होता है। उसको फोर फोर करके कपड़े में बांध के फल के उसमें रख दीजिए, बोरा बांध दीजिए, 2-3 दिन में फल पूरा पका देता है। उसका सारा गैस बाहर निकल गया, उसी से ना एसिटिलीन गैस निकल रहा है। एथाइ हाँ, एसिटिलीन। आपने क्या लिखा है? इसका कृत्रिम रूप। हाँ, तो जैसे कार्बाइड से कौन सा गैस निकलेगा? एसिटिलीन, और उससे फल पक जाएगा। तो कृत्रिम रूप इथिलीन का ही कृत्रिम रूप हो गया एसिटिलीन। समझ में आया? लास्ट हार्मोन लिख लेना, छठा, फ्लोरीसेंस। फ्लोरीसेंस यह कली, कली माने बड, BUD, कली को फूल बनने में, फ्लावर, फूल बनने में मदद करता है। कली को फूल बनने में मदद करता है, ठीक है। बड को फ्लावर में कन्वर्ट होने में कौन हार्मोन कर रहा है? फ्लोरीसेंस, ठीक है। तो ये 6 हार्मोन है किसके अंदर? पौधों के अंदर। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय किससे किससे होगा? हार्मोन और अनुवर्तन। तो हार्मोन भी देख लिए, अनुवर्तन भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट, मानव में नियंत्रण। हेडिंग बनाएंगे, मानव में नियंत्रण। मानव में नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल इन ह्यूमंस। पहला पॉइंट, मनुष्य में नियंत्रण तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा होता है। अगला पॉइंट, न्यूरॉन को, न्यूरॉन, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हाँ, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हो गया? अब समझिएगा इसको, देखो,
इसे कहेंगे डेंड्राइट। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है। इसको कहते हैं साइटोन। केंद्रक तो पहचान ही जाइएगा। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। बना लीजिए इसको, फिर समझाते हैं। ये आप बिच्छी बना दिए का जी? न्यूरॉन बनाना था, बिच्छी कहाँ बना दिया? डेंड्राइट्स है, उसी को। हाँ, सेम डेंड्राइट्स को डेंड्रॉन फिर कहते हैं। बताएंगे, 2 मिनट में बताएंगे, लिख लो पहले।
पूरा डाउट है होगा, अभी कैसे नहीं। कुछ और थोड़ा सा लिख लो फिर समझाते हैं इसको। देखो हम लोगों के पास अगर पूछा जाए कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियां, सबसे पहले क्या है, आईज, आंख को बोला जाता है फोटो रिसेप्टर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशग्राही। दूसरा है नोज, नोज को बोलते हैं ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, हिंदी में बोलते हैं घ्राण ग्राही। तीसरा है स्किन, स्किन को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, तापमान ग्राही। और चौथा होता है टंग, टेस्ट रिसेप्टर, स्वादग्राही। पांचवा है ईयर, साउंड रिसेप्टर। ध्वनि ग्राही। हो गया, इसको समझ लो। देखो ये हो गया न्यूरॉन, इसको क्या कहेंगे, न्यूरॉन। इस तरीके से हम लोगों के शरीर में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन है, एक दो न्यूरॉन नहीं है, करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन है। सारे न्यूरॉन शरीर में फैले हुए हैं, मतलब न्यूरॉन का एक जाल हम लोगों के शरीर में है। तार समझो, न्यूरॉन माने तार, तार से क्या बहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इस न्यूरॉन से क्या बहेगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाहर का कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के शरीर में प्रवेश कौन कराता है, ये सेंस ऑर्गन। अगर ये सेंस ऑर्गन 5 नहीं रहे तो बाहर की कोई भी सूचनाएं हम लोगों के शरीर को, हम आपको देख रहे हैं, अगर आंख नहीं रहे तो ब्रेन क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा, देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। आपके शरीर पर प्रकाश पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रहा है तो हम आपको देख पा रहे हैं, इसी से ना देखते हैं, प्रकाश से। तो नोज जो है, नोज नहीं रहे तो किसी भी प्रकार का गंध पता नहीं चलेगा, स्किन नहीं रहे तो तापमान, ठंडा गर्मी सब कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब रिसेप्टर हैं। ये रिसेप्टर जो हैं वह किससे जुड़े हैं, डेंड्राइट न्यूरॉन से। ये जो रिसेप्टर हैं वो किससे जुड़े हैं, न्यूरॉन से। अब कैसे जुड़े हैं वो समझने का कोशिश करिएगा। देखो आंख जो है, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सब इसका अगर पार्ट अगर सीरियल वाइज देखोगे तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, डेंड्राइट्स। दूसरा पार्ट क्या है, साइटोन। तीसरा पार्ट क्या है, कोशिका द्रव्य। चौथा पार्ट क्या है, केंद्रक। पांचवा एक्सॉन। छठा माइलिन शीथ। सातवां माइलिन समाप्ति, एक्सोनल इंड इसको बोलते हैं, एक्सोनल समाप्ति। ये पार्ट इसके हो गए। ये सब इंफॉर्मेशन को लेगा, इंफॉर्मेशन को लेकर के किसे दे देगा, डेंड्राइट्स को। ध्यान से समझना, ये सब इंफॉर्मेशन को, आंख मैसेज को लिया, किसे दे दिया, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स उस मैसेज को किसे भेजेगा, साइटोन को। साइटोन उस मैसेज को किसे भेजेगा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे भेजेगा, केंद्रक को। अब केंद्रक उस मैसेज को, जो केंद्रक में आया, वह उस मैसेज को बदल देगा विद्युत आवेग के रूप में। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज केंद्रक में आएगा, उसे यह बदल देगा विद्युत
आवेग इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। ठीक है, न्यूक्लियस किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस में बहेगा, एक्सॉन। ये किस में बहेगा, एक्सॉन। और एक्सॉन से बहते हुए वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया और आ करके कहां खत्म हो जाएगा, एक्सोनल एंड। अब यहां एक न्यूरॉन खत्म, जहां एक न्यूरॉन खत्म होता है यहां से एक दूसरा न्यूरॉन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ध्यान से समझ रहे हो, एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जुड़ा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस में आ जाएगा, अब इस न्यूरॉन में। फिर न्यूरॉन खत्म, तीसरा न्यूरॉन शुरू, और सारे करोड़ों न्यूरॉन में वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में चला जाएगा। और जहां पर ये सारे न्यूरॉन खत्म होते हैं वहां से शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड। और फिर वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड किसे देगा, ब्रेन को। अब ब्रेन डिसीजन देगा, क्या करेगा, डिसीजन। तो ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन जाता है वो विद्युत आवेग के रूप में जाता है, और ब्रेन उस विद्युत आवेग को चुंबकीय आवेग में बदल देता है, मैग्नेटिक इंपल्स में। और फिर ब्रेन से जो डिसीजन आएगा वो मैग्नेटिक इंपल्स में आएगा। नॉर्मली समझो, यहां पर स्किन पर चींटी काट रहे हैं, स्किन अभी क्या है, थर्मो रिसेप्टर, इसको दर्द हो रहा है, ये मैसेज किसको दिया, एक्सॉन को। किसको दिया, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स किसे दिया, साइटोन। साइटोन कोशिका द्रव, कोशिका द्रव केंद्र, केंद्र को उसको किस में बदल दिया, विद्युत आवेग। फिर वो सब बहते 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 शरीर के सारे न्यूरॉन में चला गया, सारे न्यूरॉन से पास होके कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहां गया, ब्रेन। ब्रेन इस विद्युत आवेग को किस में बदलेगा, चुंबकीय आवेग। फिर ब्रेन से वो चुंबकीय आवेग कहां आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहां आएगा, न्यूरॉन। और न्यूरॉन से फिर कहां पहुंचेगा, डिसीजन, त्वचा। और फिर हम हाथ को क्या करेंगे, हटा लेंगे। इस तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन शरीर के भीतर क्या करते रहता है, फ्लो करते रहता है, बहते रहता है। समझ में आया। तो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जाएगा इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, ब्रेन से जो डिसीजन आएगा वो मैग्नेटिक इंपल्स के रूप में। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को। हाँ, एक्सॉन की रक्षा करता है, सब काम करेगा। कैसे नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगा। एगो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा तो पूरा सिमेट्री का एक कंप्लीट नहीं करेगा। हाँ, इसमें लिखिएगा नोट में एक पॉइंट, जहां दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, जहां दो न्यूरॉन जुड़ते हैं वह स्थान सिनेप्स, SYNAPSE, SYNAPSE, हिंदी में भी यही लिखते हैं, सी। ठीक है, जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि सिनेप्स में क्या क्या जुड़ता है, तो क्या बोलोगे, एक्सोनल एंड डेंड्राइट्स, ये दोनों जुड़ता है। एक्सोनल एंड प्लस डेंड्राइट्स ये दोनों जुड़ता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। समझ में आया। हाँ, न्यूरल एंड बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। पहला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रैकेट में लिखेंगे PNS, पारिधीय तंत्रिका
तंत्र, और तीसरा है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस, स्वायत्तः तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ये नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हैं। हो गया। अगला हेडिंग बनाइएगा सीएनएस। छोड़ दे अब। अच्छा ठीक है, तो भाई जितना है ये पढ़ करके आइएगा पूरा नर्वस सिस्टम, और ह्यूमन हार्मोन नेक्स्ट डे कंप्लीट किया जाएगा।